वेलकम टू कैरियर पॉइंट स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की गणना करना सीखेंगे। इनकम टैक्स हमें किस नियम से पे करना चाहिए, पुराने नियम से या नए नियम से। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए हमें कहाँ निवेश करना चाहिए। इनकम टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वर्तमान में टैक्स पे करने के दो नियम हैं, पुराना नियम और नया नियम। दोनों के टैक्स स्लैब अलग अलग हैं। तो हमें किस नियम से टैक्स पे करना चाहिए, ये हमारे इन्वेस्टमेंट और सैलरी पर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि हमें उसी नियम से टैक्स पे करना चाहिए जिससे हमारा टैक्स कम बनता हो। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। 69,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करते हैं। ऐसे टीचर्स जिनकी ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2020 तक हो चुकी थी, उनके टैक्स की गणना करते हैं। तो ऐसे टीचर्स का जो वर्तमान में मूल वेतन है वो 36,500 है, जबकि उनका मार्च 2021 में मूल वेतन 35,400 था। बेसिक शिक्षा विभाग में जो इनकम टैक्स की गणना की जाती है वो मार्च से लेकर फरवरी तक की जाती है। तो हम सबसे पहले वेतन की गणना करते हैं कि टोटल वेतन कितना बनता है एक साल में। तो मार्च 2021 में जो मूल वेतन था वो 35,400 था। उस टाइम जो है महंगाई 6,018 रुपये और मकान भत्ता 1,340 रुपये। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वो गणना आप शहरी मकान भत्ते के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ग्रामीण क्षेत्र का मकान भत्ता लिया है। तो ये मार्च 2021 की टोटल सैलरी बनती है 42,758 रुपये। अगर आपकी एनपीएस कटौती होती है तो ये कटौती 4,142 रुपये बनती है। यहाँ पर हमने एडवांस टैक्स के 500 रुपये शो किए हैं। कुछ टीचर्स के 500 रुपये कटते हैं, कुछ के ज़्यादा कटते हैं और हो सकता है कुछ के कम कटते हैं। वो गणना आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जीआईएस कटौती 87 रुपये की। तो ये टोटल कटौती बनती है एनपीएस, टैक्स और जीआईएस मिला के 4,729 रुपये, जबकि टोटल सैलरी थी 42,758 रुपये। तो 42,758 में से हम ये कटौती घटाते हैं 4,729 रुपये, तो खाते में क्रेडिट 38,029 रुपये। तो ये डिटेल आप अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं। इसी तरह जो बाकी के महीने हैं, अप्रैल, मई, जून तक सैलरी सेम आई थी क्योंकि उस टाइम डीए फ्रीज था। अब हम देखते हैं जुलाई महीने की सैलरी। चूँकि जुलाई में वेतन वृद्धि लगती है, तो जुलाई में जो है मूल वेतन 35,400 से बढ़ के 36,500 हो गया था और महंगाई दर 17% ही थी, जबकि जुलाई में चेंज हो रही थी लेकिन गवर्नमेंट ने चेंज नहीं की थी। तो यहाँ पर ये बना हमारा महंगाई भत्ता 6,205। तो इसी गणना के अनुसार जो अकाउंट में सैलरी आई थी 39,188 रुपये, ये आप अकाउंट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगस्त महीने में सरकार ने जो है डीए चेंज कर दिया था। 28% की घोषणा हो चुकी थी, तो उस टाइम हमारा डीए बढ़कर 17 से 28 हो गया था। तो इस टाइम जो डीए 10,220 रुपये। तो इस हिसाब से अगर गणना करें तो हम सैलरी बनती है 42,801 रुपये। इसी प्रकार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यही सैलरी आई 28% डीए के अनुसार। तो ये डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दिसंबर की सैलरी। दिसंबर में सरकार ने जो है डीए बढ़ा दिया था, डीए 28 से बढ़ाकर 31% कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल वेतन 36,500, डीए 31% के हिसाब से
11,315 रुपये, मकान भत्ता 1,340। तो टोटल जो सैलरी बनती है, अगर आपकी एनपीएस कटौती होती है तो एनपीएस कटौती, टैक्स की कटौती और जीआईएस कटौती सब मिलाने के बाद ये टोटल कटौती होती है 5,369 रुपये और खाते में कुल क्रेडिट 43,787 रुपये। यही सैलरी आपकी जनवरी 2022 और फरवरी 2022 की रहेगी। तो ये गणना आप देख सकते हैं। तो आपकी टोटल सैलरी बनती है 5,54,782 रुपये और आपका टोटल एचआरए बनता है 16,080 रुपये। एनपीएस कटौती 53,870 रुपये और आपका टैक्स बनता है 5,000 रुपया और जीआईएस कटौती 1,044 रुपये। तो इस प्रकार कुल आपकी जो कटौती है 59,914 और खाते में जो क्रेडिट हुआ वो 4,94,868 रुपये। ये गणना आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई मिस्टेक हो हमसे, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब हम देखते हैं कि बोनस की गणना। बोनस सिर्फ उन्हीं टीचर्स को मिला है जिनका 31 मार्च 2021 को एक साल पूरा हो चुका था। तो 69,000 भर्ती में ऐसे सभी टीचर्स को बोनस नहीं मिला क्योंकि उनका एक साल पूरा नहीं हुआ था। तो आपका बोनस 0 यहाँ पर। बकाया डीए 17 से 28% जुलाई माह का। जुलाई से जो है आपको डीए 28% के अनुसार मिलना था, लेकिन ये अगस्त से मिलना स्टार्ट हुआ था। तो जुलाई का जो डीए बनता है आपका वो 4,015 रुपये। इसी तरह 28 से 31% का डिफरेंस जुलाई से नवंबर तक का, क्योंकि दिसंबर से तो आपको 31% के अनुसार मिल रहा है, लेकिन ये आपको जुलाई से मिलना था। तो जुलाई से लेकर नवंबर तक 5 महीने का जो आपका डीए बना वो 5,475 रुपये बना। तो इस टोटल सैलरी में हम जोड़ते हैं 5,54,782, 4,015 और 5,475। तो टोटल जो सैलरी बनती है वो बनती है 5,64,272 रुपये। जबकि खाते में जो क्रेडिट है वो 4,94,868 रुपये। अब हम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे विकल्प होते हैं, जीपीएफ, पीपीएफ। अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है तो वो वैल्यू यहाँ पर आप लिख देंगे, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है इस साल। जीआईएस कटौती 1,044 रुपये। एलआईसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो लिख देंगे। ट्यूशन फ़ी, अगर आपकी या आपकी फैमिली मेम्बर की किसी की ट्यूशन फ़ी जाती है तो वो यहाँ पर ही लिख देंगे। होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, इंटरेस्ट नहीं। एनएससी जो डाकखाने से लेते हैं वो यहाँ लिख देंगे। अगर आपने कोई एफडी ले रखी है तो एफडी का अमाउंट लिख देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी है 80C के अंतर्गत आते हैं वो वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं धारा 80CCD एनपीएस। तो एनपीएस में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 53,870 रुपये है। ये एनपीएस की कैलकुलेशन आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आपका एनपीएस कब से कटना स्टार्ट हुआ तो वो वैल्यू आप अपने यहाँ देख के लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने अगर मेडिकल बीमा ले रखा है, जो हेल्थ पॉलिसी बोलते हैं, उसकी लिमिट होती है 25,000 रुपये। 25,000 तक आप हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपने 80G प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ दान किया है तो वो वैल्यू यहाँ लिख देंगे आप। तो यहाँ पर जो हमारा 80C के अंतर्गत टोटल वैल्यू होती है वो 1.5 लाख होती है। मतलब 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एनपीएस कट रही है तो ये वैल्यू बढ़कर हो जाती है 2 लाख। इसके अतिरिक्त 25,000 का हमारा मेडिकल बीमा, तो ये हो जाएगा फिर 2,25,000। 2,25,000 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप दोबारा समझ लीजिए, अगर आपका एनपीएस खाता है तो आपकी जो लिमिट रहेगी वो 2 लाख रहेगी। अगर एनपीएस खाता नहीं है तो आपकी लिमिट रहेगी इन्वेस्टमेंट की 1.5 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त
25,000 की जो लिमिट है वो मेडिकल बीमा के लिए है, जो हम मेडिकल पॉलिसी लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन कर देंगे, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष या सीएम राहत कोष में हम कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी इस एग्जाम्पल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 54,914 रुपये है। टैक्स की गणना करते हैं हम पुराने नियम से। ग्रोस सैलरी हमारी हुई 5,64,272 रुपये, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे मानक कटौती कहते हैं, ये 50,000 रुपये है। 50,000 मानक कटौती सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है ये। उसके बाद हम HRA घटा देंगे। HRA हमें 1,340 रुपये महीना मिलता है, तो इसके 12 महीने की वैल्यू बनती है 16,080 रुपये, ये भी माइनस कर देंगे। अगर आपका होम लोन है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी माइनस होता है। तो ये 5,64,272 में से ये सब माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आती है ये 4,98,192 आती है। अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो यहाँ शो कर देंगे। तो अब हमारी जो टोटल इनकम है वो 4,98,192 रुपये है। इसमें से हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट है हमारा 54,914 रुपये, ये माइनस करने के बाद जो हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है वो 4,43,278 रुपये बनती है। ये हमारी कर योग्य आय जिसे टैक्सेबल इनकम कहते हैं। तो अब हमारी जो टैक्स की गणना होगी वो 4,43,278 रुपये पे होगी। जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड स्लैब में 2.5 लाख तक शून्य है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है 4,43,278 रुपये, तो 2.5 लाख तक तो जीरो हो गई। 2.5 लाख के बाद जो 5 लाख तक की वैल्यू है उस पर हमारा 5% टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स बनेगा 9,664 रुपये। जबकि धारा 87A के अंतर्गत अगर आपकी सैलरी कर योग्य आय 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 की रिबेट मिलती है। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,43,278 है, तो हमें 12,500 की अलग से रिबेट मिलेगी। अगर ये वैल्यू हमारी 5 से ऊपर होती तब आपको ये रिबेट नहीं मिलती। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। अगर आपकी कर योग्य आय सारे इन्वेस्टमेंट घटाने के बाद, सारे डिडक्शन घटाने के बाद अगर आपकी कर योग्य आय 5 लाख तक है तब आपको धारा 87A के अंतर्गत 12,500 की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यहाँ पर जो है ये 4,43,278 है, इसलिए 12,500 की अतिरिक्त छूट मिली। जबकि हमारा टैक्स बना 9,664 रुपये, तो हमारा बैलेंस टैक्स बनेगा 0। अब कोई टैक्स नहीं देना आपको। तो जो भी टैक्स बनता है उस पर 4% जो है एजुकेशन और हेल्थ सेज ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर सब 0 है, तो टोटल टैक्स बना हमारा 0। हमारा जो एडवांस टैक्स है वो 5,000 है, तो ये 5 का 5,000 हमारा रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में ऐड होकर आया है तो आपको फॉर्म 10 ही जरूर भरना होगा। अगर आप फॉर्म 10 ही नहीं भरेंगे तो आपका टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाएगा। फॉर्म 10 ही भरने के बाद आपको रिबेट अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत छूट मिल जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपका एरियर आया है तो आपको फॉर्म 10 ही भरना चाहिए। फॉर्म 10 ही भरते ही आपका टैक्स 0 हो जाएगा। अब हम नए नियम के अनुसार टैक्स की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी है 5,64,272। नए नियम के अनुसार टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। आपने चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम हुई 5,64,272। इस 5,64,272 पर टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी। तो नए स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक शून्य, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% और 7.5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो 5,64,272 के 3 पार्ट करने होंगे हमें।
0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है 64,272, इस पे 10%। तो टोटल ये टैक्स बनेगा 18,927। अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत कोई छूट नहीं मिलेगी, जबकि पुराने नियम में 12,500 की छूट थी। तो यहाँ पर टैक्स हो गया 18,927 रुपये। इस पे 4% सरचार्ज लगता है एजुकेशन एंड हेल्थ का, तो ये बना 757 रुपये। टोटल टैक्स बना 19,684 रुपये। तो अब आप अच्छे से समझ सकते हैं, नए नियम के अनुसार आपका टैक्स बना 19,684 रुपये। इसमें नेक्स्ट कॉलम है रिबेट अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत आपको क्या छूट मिलती है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से आप लोगों के लिए। अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में ऐड होकर आया है तो ऐसी कंडीशन में आपको फॉर्म 10 ही भरना होगा। फॉर्म 10 ही भरने के बाद आपका जो टैक्स है वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये एरियर पिछले साल का है और इस साल की सैलरी में ऐड हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपका टैक्स बहुत ज़्यादा बन रहा होगा, तो आपको फॉर्म 10 ही भरना चाहिए। फॉर्म 10 ही भरने के बाद आपका टैक्स नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपका 0 हो जाएगा। तो फॉर्म 10 ही कैसे भरना है, अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, उसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे, यहाँ पर जो टैक्स बना था नए नियम के अनुसार 19,684 बना था, जबकि एडवांस टैक्स है 5,000। तो यहाँ पर हमें 14,684 रुपये और पे करना होगा। दोस्तों, नए नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना 19,684 रुपये और पुराने नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना था 0। तो टैक्स पे करने से पहले हमें कैलकुलेशन करनी है कि किस नियम से हमें बेनिफिट हो रहा है। जिस नियम से हमें फ़ायदा हो रहा है उसी नियम के अनुसार हमें टैक्स पे करना है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें किस नियम से पे करना। जिस नियम से आपको बेनिफिट है उस नियम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।